दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो रही है सामाजिक अध्ययन विषय की हमारे चैनल अभ्यास मंत्रा पर, जिसकी कि आज प्रैक्टिस टेस्ट 1 में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके विश्लेषण से समझेंगे। और दोस्तों अगर क्वेश्चन वैसा या उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न आपका पेपर में बच ना पाए। तो चलिए दोस्तों आज की प्रैक्टिस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी और ऑप्शन बी दयाराम साहनी। देखिए दोनों नाम आपको याद रखने, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता 1921 याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज 1922। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी और ए कनिंघम, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये बातें भी आप लोग इस क्वेश्चन के साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों अगर बात की जाए ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी यानी कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। लेकिन सबसे पवित्र नदी माना गया है दोस्तों ऑप्शन सी सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। नाथुला और जेलेपला, इसके अलावा चोमला दर्रा भी आप याद रखिएगा, ये तीनों सिक्किम राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में दो प्रसिद्ध दर्रे याद रखिएगा, बोमडीला और दिफू दर्रा। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। देखिए दोस्तों लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय से लाल ले लीजिए, बिपिन चंद्र पाल से पाल ले लीजिए और बाल गंगाधर तिलक से बाल ले लीजिए। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल बाल पाल ये तीनों व्यक्ति कौन है, तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये बात आप याद रखिएगा। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाला कथन जो है ये ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गरजता चालीसा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पछुआ हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ हवाएं चलती हैं उनको गरजता चालीसा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। हमारी पर्यावरण की सीरीज में भी ये क्वेश्चन 2 बार आया और पेपर में भी पहले पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, का से होता है काली और का से होता है कपास। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, इसी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन यानी काली मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक और चीज याद रखिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। अब यह प्रश्न तो बहुत आसान है पर जल्दबाजी में इसका उत्तर गलत मत कर दीजिएगा। देखिए MS स्वामीनाथन। अगर प्रश्न में होता कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन इसका सही जवाब होगा नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर भारत शब्द आ जाए तो MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी कि सेवा से अपने पदमुक्त कब होते हैं वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 65 वर्ष। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसमें आप ये भी बात याद रखिएगा कि पहले अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये पहले बने फिर 1-2 दिन रहे उसके बाद राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से बन गए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। तो अगर आपसे संविधान सभा का पहला अध्यक्ष पूछ दे तो भी सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद स्थायी बने, फिर संविधान सभा में एक समिति बनी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर
जी। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है। टमाटर उत्पादन लाल क्रांति, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनाई मुड़ी, याद रखिएगा। अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और किस प्रदेश में है? तो केरल प्रदेश में स्थित है। नंबर 2 यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है डोदा बेट्टा या डोडा बेट्टा, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वेज नहर कहाँ है? तो मिस्र में यानी इजिप्ट में है। और ये किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? देखिए दोस्तों 1206 में दिल्ली में स्थापना होती है गुलाम वंश की। अब गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। तो उसी गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था बलबन, जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि क्या है? तो 13 अप्रैल 1919 है और इसकी जो हत्याकांड हुआ था जिसमें कि सैंडर्स के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी और उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए जिस क्रम में ये जगहों के नाम लिखे हुए हैं, राजगृह, तो राजगृह का रा ले लीजिए, वैशाली का वै ले लीजिए, पाटलिपुत्र का पा ले लीजिए और कुंडलवन का कू ले लीजिए। तो राबे पाकू ये आप याद रखिए। तो इसी क्रम में राबे पाकू, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो इन्हीं 4 क्रम में आप याद रखिएगा। दूसरी बात किस किस राजा में हुई? तो उसके लिए आप याद रखिएगा अकाक। तो अकाक का मतलब क्या है आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों पहली बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन, क्योंकि राबे पाकू तो आपको बता ही दिया है। अब अकाक का मतलब क्या है? देखिए आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। तो अका अक याद रखिए, आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? अका अक। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क ये राजा है और राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन है। अब जो अजातशत्रु के टाइम में अध्यक्ष था वो महाकश्यप थे, कालाशोक के टाइम सवाकामी, अशोक के टाइम मोगल पितृस और कनिष्क के टाइम पे वसुमित्र। याद रखिएगा कनिष्क के टाइम पे वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। तो ये बातें भी आप लोग बौद्ध संगीति से याद रखिएगा। पेपर में हर बार कभी ना कभी पेपर में बौद्ध संगीति से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो देखिए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1905 में और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन किसके टाइम किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम किया गया था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? देखिए दोस्तों जिस क्रम में ये लिखी हुई है पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर ये क्रम लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर, पहले भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर क्रोड या इंग्लिश में कोर कहते हैं। तो देखिए क्रस्ट में आपको याद रखना है सियाल, मेंटल में आपको याद रखना है सीमा और क्रोड में आपको याद रखना है निफे। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। ये जो पहले में सियाल आया है तो एसआई का मतलब होता है सिलिका, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, यानी भूपर्पटी में सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में सीमा आया हुआ है तो एसआई का मतलब सिलिका और एमए का मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम से है। और क्रोड यानी कि कोर में निफे शब्द आया हुआ है, यानी नी से निकिल और एफ से फेरस, फेरस का मतलब होता है लोहा। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये दोनों राज्य बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है ललितपुर। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भाग 4। देखिए दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या या उनको बताया गया है और इसी भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। तो याद रखिएगा भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 4
भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। और एक बात, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1949 में। 1 जनवरी 1949 याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और तीसरी होती मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसका सही जवाब है जहां पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो केवल निर्यात होता है, गलत। मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित होती, ये भी गलत है। घाटे की वित्त व्यवस्था होती, गलत है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, जल्दी ही प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग मिलेंगे और इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।